नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। जो जीएसटी एक्ट है उसमें हम पूर्ति के समय के साथ साथ पूर्ति के मूल्य का निर्धारण भी करना आवश्यक है, क्योंकि पूर्ति के समय का निर्धारण हमें बताता है कि उस समय कौन सी कर की दर लागू होगी, जबकि पूर्ति का मूल्य बताता है कि कर की गणना किस पूर्ति राशि पर की जाए। पूर्ति का समय कर की दर बताता है किस समय लगानी है, और जो पूर्ति की राशि है उससे हम कर की गणना कर सकते हैं। दर एवं मूल्य का गुणा करने पर कर की कुल राशि ज्ञात होती है। इस संबंध में जीएसटी अधिनियम की धारा 15 एवं जीएसटी नियम 27 से 35 के प्रावधान निम्नानुसार है। तो आज हम धारा 15 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 15 के अंतर्गत कर योग्य पूर्ति का मूल्य निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, जब पूर्तिकर्ता व प्राप्तकर्ता आपस में संबंधित नहीं है। जहाँ पूर्तिकर्ता या पूर्ति का प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं है, वो पूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल वस्तु या सेवा का मूल्य है। वस्तु और सेवा का मूल्य है, वही इसका प्रतिफल है। वह माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा जो माल या सेवाओं की पूर्ति के लिए वास्तविक रूप में भुगतान किया जाता है या देय है। तो वास्तव में भुगतान किया जाता है वही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। अब देखिए, पूर्ति के मद में हम क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे। पहले देखिए, कर, शुल्क, फीस आदि की राशि। इस अधिनियम राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा माल एवं सेवा कर राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अलावा यानी CGST, SGST और IGST, इनके अलावा कोई कर है, शुल्क है, उपकर है, फीस है, प्रभार है, यदि पूर्तिकर्ता द्वारा अलग से चार्ज किया गया तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। सेकंड है, पूर्तिकर्ता के दायित्व का प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान। दायित्व पूर्तिकर्ता का है लेकिन प्राप्तकर्ता ने भुगतान कर दिया है, तो ऐसी राशि जिसका पूर्तिकर्ता ऐसी पूर्ति संबंध में भुगतान करने के दायी है, किंतु जो पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा की गई है, यानी जो जिसका पेमेंट तो किसको करना है, सप्लायर को करना है, पर कर कौन रहा है, रिसीवर कर रहा है। तो जितना वो भुगतान करता है तो उसे माल या सेवाओं के वास्तविक रूप में भुगतान या देय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। थर्ड पॉइंट है, पूर्ति प्राप्तिकर्ता से पूर्व वसूल की गई राशि। किसी पूर्ति के प्राप्तकर्ता से पूर्तिकर्ता द्वारा चार्ज किए गए आकस्मिक व्यय को कैजुअल एक्सपेंसेस हैं, जिसके अंतर्गत कमीशन, पैकिंग शामिल है, या माल या सेवाओं की पूर्ति के समय या उससे पूर्व माल सेवाओं का में पूर्तिकर्ता द्वारा की गई किसी बात के लिए चार्ज की गई कोई रकम, कोई कमीशन है या कोई पैकिंग के लिए है या फिर माल जल्दी पहुंचाने के लिए कोई राशि दी गई है, तो उसको हम शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। डी पॉइंट है, प्रतिफल के भुगतान में हुए विलंब हेतु देय राशि। किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज या विलंब फीस या अर्थदंड, और यदि आप प्राप्तिकर्ता ने कोई पेमेंट डिले किया है और उस पर कोई पेनल्टी लगी है तो उसको हम इसमें धारा 15(2)D है उसमें, उसके अंतर्गत इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ई पॉइंट है, सरकार के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से प्राप्त सहायता। अगर कोई सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति संस्था से कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको हम इस पूर्ति के मूल्य में शामिल कर लेंगे। स्पष्टीकरण देखिए, इस धारा का प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता की राशि को ऐसे पूर्तिकर्ता के जो आर्थिक सहायता प्राप्त करता है पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा। अब पूर्ति में नए घटाए जाने वाली छूट। पूर्ति के मूल्य में कोई भी ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी जो पूर्ति के पूर्व या पूर्ति समय दी जाती है। यदि ऐसी छूट को ऐसी पूर्ति संबंध में जारी बीजक में व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया है और पूर्ति के प्रभाव योजना पश्चात दी जाती है, यदि ऐसी छूट ऐसी पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी समझौते के अनुसार स्थापित की जाती है और विशेष रूप से प्रासंगिक बीजों से जुड़ी हुई है। सेकंड पॉइंट, इनपुट कर जमा, जो ICT है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें
पूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है जिसे पूर्तिकर्ता प्राप्त द्वारा उल्ट दिया गया है। फोर्थ पॉइंट हमारा पूर्ति के मूल्यांकन की अवशिष्ट विधि। जहाँ उपधारा 1 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता, वहाँ उसका निर्धारण ऐसी रीति से किया जाएगा तो निर्धारित की जाए। उपधारा 1 के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है तो ऐसी निर्धारण रीति से किया जाएगा जो निर्धारित की जाएगी। फिर है 5वां अधिसूचित पूर्तियों का मूल्य निर्धारण। 5वें पॉइंट के अंतर्गत अधिसूचित पूर्तियों का मूल्य निर्धारण तो उपधारा 1 या उपधारा 4 में निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसी पूर्तियों के जिन्हें सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का निर्धारण ऐसी रीति से किया जाएगा तो निर्धारित की जाए। ये भी धारा 1 या फिर जो धारा 1 थी पीछे धारा 4 के निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसी पूर्तियों के जिन्हें सरकार द्वारा परिषद सिफारिशों पर अधिसूचित किया गया है तो ऐसे मूल्य निर्धारण ऐसे किया जाएगा जो निर्धारित की जाए, सरकार द्वारा निर्धारित की जाए उसे किया जाएगा। अब है स्पष्टीकरण। देखिए, इस अधिनियम के प्रावधान के लिए ऐसे व्यक्तियों को संबंधित व्यक्ति समझा जाएगा यदि व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय के अधिकारी या निदेशक है तो उन्हें हम संबंधित व्यक्ति मानेंगे। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में कानून रूप से मान्यता प्राप्त साझेदार है। ऐसे व्यक्ति नियोक्ता कर्मचारी तो भी संबंधित व्यक्ति माने जाएंगे। कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 25% या अधिक के बकाया मतदान स्टॉक या अंशों या उन दोनों पर स्वामित्व नियंत्रण या आधार 25% से अधिक स्टॉक जो है अंशों पर है स्वामित्व है तो उसे हम आपस में संबंधित व्यक्ति मानेंगे। उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है। एक व्यक्ति अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है तो वो भी संबंधित व्यक्ति माना जाएगा। उनमें से वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। दो व्यक्ति मिलकर किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं तो भी संबंधित व्यक्ति माने जाएंगे। वे साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं या वे एक ही परिवार के सदस्य हैं तो भी संबंधित व्यक्ति माने जाएंगे। व्यक्ति पद के अंतर्गत न्यायिक व्यक्ति भी शामिल है। सी है पॉइंट, कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के वैसा संबंध है जिससे वह किसी अन्य का एकमात्र एजेंट या एकमात्र वितरक या एकमात्र निर्यात प्राप्त करता चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो संबंध व्यक्ति समझा जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। 28 जुलाई 2019 को उर्वी एंटरप्राइजेज द्वारा 20,000 का अग्रिम भेजने के आधार पर एलेना इंडस्ट्रीज ने 1,10,000 के स्टील पिंड की पूर्ति की, यानी 20,000 का एडवांस दे दिया और पूर्ति की 1,10,000 रुपये की स्टील पिंड की। 21 नवंबर 2019 को उर्वी एंटरप्राइजेज ने 80,000 का भुगतान किया, यानी 20,000 का पहले भुगतान किया और 1,10,000 की सप्लाई कर दी। बाद में उसने 80,000 की पेमेंट और की, तो इसमें 1,00,000 रुपये की सप्लाई हुई है, 1,00,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और सप्लाई 1,10,000 रुपये हुई है। तो 10,000 रुपये हमारे शेष राशि का बट्टा प्रदान किया, जो बाकी है वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई हमने की है 1,10,000 रुपये की, तो पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है वो 10,000 रुपये दिए है। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 80,000 प्लस 20,000 रुपये 1,00,000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि पेमेंट उसने 1,00,000 रुपये का किया है, बाकी डिस्काउंट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए। एक वस्तु पर कितना कर होगा यदि उसके क्रय में निम्न व्यय हो। प्राइस ऑफ कमोडिटी 1,00,000 रुपये की, मंडी टैक्स, कमीशन, पैकेजिंग चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन और IGST ये इंक्लूड है। IGST इसमें नहीं दिया हुआ। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड GST, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारी 1,00,000 है। इसमें जो CGST IGST के अलावा कोई भी टैक्स है तो वो इंक्लूड होता है। तो मंडी टैक्स है 1.5%, तो इसका 1.5% 1,500 रुपये आ जाएगा। कमीशन है 0.3%, वो भी 300 रुपये आ जाएगा। पैकेजिंग चार्जेज है 80 रुपये, ये भी आ जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन है 120 रुपये, ये भी आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,02,000 रुपये। तो इस पे GST जो क्या IGST रेट है, IGST 12% है, तो 12,240 रुपये हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारी 1,14,240 रुपये आ जाएगी।
थर्ड देखिए, 13 अगस्त 2019 को राकेश सन्स ने बांकुरदास एंड कंपनी को 15 क्विंटल संतरे ₹17 प्रति किलो की दर पर पूर्ति की। 15 क्विंटल संतरे 17 रुपये किलो की दर से पूर्ति की। बांकुरदास एंड कंपनी ने 15,500 का भुगतान 25 अगस्त 2019 को किया एवं शेष भुगतान 30 अक्टूबर 2019 को किया। सप्लाई इसको 15 अगस्त को की गई है, 15 अगस्त को की गई है और इसने फर्स्ट भुगतान किया वो 25 अगस्त को किया है। 25 अगस्त को इसने 15,500 का पेमेंट किया है और उस पर उसने 5% जो भी डिस्काउंट होगा मिल जाएगा और 25 अगस्त 2019 को किया एवं शेष का भुगतान 30 अक्टूबर को, बाकी जो बचा वो 30 अक्टूबर को पेमेंट किया है। आगे जितना भुगतान बीजक के 1 माह के भीतर होगा उस पर बट्टा 5% होगा। तो इसने 15 अगस्त को सप्लाई की, 25 अगस्त ने 15,500 का डिस्काउंट जो पेमेंट किया है उस पर 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि भुगतान की बीजक की दिनांक के 1 माह बाद होगा तो बीजक की दिनांक से 20% दर से ब्याज लगेगा। ब्याज की गणना हेतु माह के एक भाग को पूरा माना जाए, यानी अगर 1 महीने के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बीजक की तारीख से आपको 20% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो 15 अगस्त और इस पेमेंट लास्ट किया 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर। तो पेमेंट 15 अगस्त से 15 सितंबर 15 अक्टूबर, तो 2 महीने 15 दिन हो गए। तो तो इसको हम क्या करेंगे और 3 मंथ मानेंगे। तो 3 मंथ का हम ब्याज लगाएंगे 20% की दर से। यदि भुगतान बीजक की दिनांक से 3 माह पश्चात होगा तो ब्याज के अतिरिक्त 3 माह के बाद की अवधि के लिए 50 दिन ₹50 प्रति दिन विलंब शुल्क लगेगा। क्योंकि हमने 30 अक्टूबर को पेमेंट हो चुका है तो ये थर्ड पॉइंट हमारे इसमें काम नहीं आएगा। तो ऑरेंज सप्लाई हुई है, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखिए आप, कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑरेंज सप्लाई 1500 kg, क्योंकि 15 क्विंटल है इंटू 17 रुपये पर 15 kg, 15 क्विंटल से 1500 kg हो गया और 17 रुपये पर kg और 15 अगस्त को तो 25,500 रुपये में। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो खाली जो 15,500 था उसने 25 अगस्त को पेमेंट किया है। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक 10 दिनों में कर दिया तो 1 महीने से पहले हो गया, तो इसको हम 5% डिस्काउंट दे देंगे 775 रुपये, तो 24,725 रुपये। अब इंटरेस्ट है वो 3 मंथ का लगेगा, क्योंकि 25,500 में से 15,500 तो पेमेंट पहले हो चुका है, जो बकाया था वो था 10,000 रुपये। इस 10,000 पे लगेगा 20% की दर से 3 महीने का ब्याज। तो 10,000 इंटू 20% पर एनम इंटू 3/12 करेंगे तो 500 रुपये ब्याज लगेगा। एड लेट नील फीस, क्यों ये लेट फीस होगी, नील होगी, क्योंकि उसने पेमेंट 3 महीने से पहले कर दिया है तो इसमें 0 आएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी 25,225 रुपये। अब फोर्थ पॉइंट है, निम्न सूचनाओं के आधार पर CGST अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कर योग्य पूर्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी धारा 15 ही कर रहे हैं हम, इसमें कर योग्य पूर्ति का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो अनुबंध के अनुसार पूर्ति का मूल्य 12% GST सहित है 5,05,000 रुपये, इसमें GST इंक्लूड है। पूर्ति के अनुबंध मूल्य में निम्न सम्मिलित है, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के वे इंक्लूड है, ये हो सकते हैं। प्राइमरी पैकिंग के ये भी हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव पैकिंग की लागत तो प्राप्तिकर्ता के अनुरोध पर सुरक्षित परिणत ये भी इंक्लूड है, तो ये हो सकती है। ये तीनों चीज़ इंक्लूड है तो हम इसको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन देखिए, गाड़ी भाड़ा बीमा व्यय जो प्राप्तकर्ता ने पूर्तिकर्ता के लिए चुकाया, प्राप्तकर्ता ने चुकाया तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो रिसीवर ने अगर पेमेंट किया है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। एजेंट को भुगतान किया है कमीशन तो प्राप्तकर्ता ने पूर्तिकर्ता, ये भी 5,000 रुपये भी ऐड होंगे। जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ उचित मान्यता लेते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है 5,05,000 रुपये, तो आपको दे रखी है। इसमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस जुड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्राइम पैकिंग इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पैकिंग इन एड्रेस रिसिप्टेंट रिक्वेस्ट फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पहले इंक्लूड है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय रिसिपेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो रिसीवर ने सप्लायर के पेमेंट को 50,000 पेमेंट किया है
कमीशन पेड टू एजेंट बाई रिसीवर ने किया है वो भी 5,000 रुपये, दोनों मिला के 55,000 रुपये हो जाएंगे। तो कम टैक्स वैल्यू, क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो 5,60,000 रुपये। तो जीएसटी इंक्लूड है, तो हम निकालने क्या करेंगे, 5,60,000 अपॉन 112 करेंगे, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, अपॉन 12 इंटू 12 करेंगे तो जीएसटी हमारी आ जाएगी 60,000 रुपये। जी 60,000 इसमें लेस कर देंगे तो 5 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। नीचे एक वर्किंग नोट दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं हम एक बार। यदि पूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ति के समय उससे पहले कोई लागत लगाई जाती है तो धारा 15(2)(c) के अनुसार उसमें जोड़ा जाएगा। इस आधार पर डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के व्यय जोड़े जाने चाहिए थे, परंतु यह पहले अनुबंध मूल्य में शामिल है, इसलिए दोबारा नहीं जोड़े, क्योंकि ये पहले इंक्लूड थे तो इनको हमें वापस दोबारा जोड़ना नहीं। धारा 15(2)(c) के अनुसार प्राइमरी पैकिंग ग्राहक के निवेदन पर की गई प्रोटेक्टिव पैकिंग की लागत पर जोड़ा जाता है, परंतु पहले जुड़ी हुई थी तो इनको भी हमने नहीं लिया। धारा 15(2)(b) के अनुसार पूर्तिकर्ता के निर्देश पर पूर्तिकर्ता ने कोई भुगतान किए तो पूर्तिकर्ता का दायित्व है कि जैसे एजेंट कमीशन, गाड़ी भाड़ा आदि, तो इन्हें पूर्ति का मूल्य ज्ञात करने जोड़ेंगे, तो ये इन दोनों हमने जोड़ ली। धारा 15(2)(a) के अनुसार पूर्ति के मूल्य में जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी को नहीं जोड़ते, परंतु इन्हें अलग से दिखाना होता है। पूर्ति के मूल्य में जीएसटी 6%, एसजीएसटी कुल 12% की दर से सम्मिलित है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे 12 × 12 अपॉन 112 करेंगे तो जीएसटी अलग हो जाएगी 60,000 रुपये। इसको हम अलग करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित विवरण से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य निर्धारण कीजिए। तो मशीन का मूल्य माल एवं सेवा कर को छोड़कर है, यानी इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है 10 लाख में। मशीन के बीजक मूल्य में निम्न शामिल है, प्राथमिक पैकिंग की लागत 10,000 रुपये, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के व्यय 4,000 रुपये, तुलाई एवं लदाई व्यय 6,000 रुपये, निरीक्षण व्यय 4,000 रुपये। मशीन के बीजक मूल्य में निम्न शामिल नहीं है, पूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए सीजीएसटी के अलावा कर है कोई तो ये इंक्लूड होगा। स्थापना पूर्व की नियोजन संबंधी परामर्श शुल्क ये भी इंक्लूड होगा। परीक्षण शुल्क 5,000 रुपये, सुरक्षित परिवहन के लिए अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग लागत ये भी इंक्लूड होगा। एजेंट दिएगा कमीशन पूर्तिकर्ता द्वारा ये भी इंक्लूड होगा। किराया भाड़ा एवं बीमा व्यय पूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाई गई ये भी हम इसमें जोड़ेंगे। पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि, सरकार के अलावा कोई सहायता मिलती है तो हम इंक्लूड करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिलेगी इसको हम ऐड नहीं करेंगे। अन्य पक्ष द्वारा मशीन के समय पर आपूर्ति करने के लिए सहायता राशि, तो ये सरकार के अलावा सब्सिडी है 40,000 रुपये, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। माल का पूर्तिकर्ता 30 दिन की उधार देता है और इसके बाद भुगतान पर ब्याज वसूल करता है। पूर्तिकर्ता ने ग्राहक से ब्याज वसूल किया 30,000 15,000 रुपये, ये हम इंक्लूड कर लेंगे। माल का पूर्तिकर्ता माल के बीजक मूल्य में से 3% बट्टा प्रदान करता है जो माल के बीजक में दर्ज किया गया है, ठीक है। जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ मान्यता करते किसी मद को सम्मिलित करने या नहीं करने के कारण भी दीजिए। तो देखिए 10 लाख रुपये इनवॉइस प्राइस आपको दे रखी है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू दे रखी 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये। वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस ये इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ये इंक्लूड है। इंस्पेक्शन चार्जेस ये इंक्लूड है। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस ये चारों चीज़ें इसमें पहले से इंक्लूड है ये, तो इसको हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इंक्लूड है तो इसको हम दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, टेस्टिंग चार्जेस 5,000 रुपये, तो इसमें देखिए टेस्टिंग चार्जेस आ जाएगा। टैक्स चार्जेस सेपरेट बाय द सप्लायर, कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, और ये सब हम इसमें ले लेंगे। देखो टेस्टिंग चार्जेस आ जाएगा 5,000 रुपये, टैक्स चार्जेस सेपरेट बाय सप्लायर 4,000 रुपये, कमीशन पेड टू एजेंट बाय सप्लायर 3,000 रुपये, कंसल्टेंसी चार्ज इन रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग 2,000 रुपये,
कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पैकिंग 1,000 रुपये। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, थर्ड पार्टी 40,000 मिले वो हो जाएगी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। सरकार के अलावा अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो वो इंक्लूड होती है। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम रिसिपेंट फॉर डिलेड पेमेंट 15,000 रुपये। फ्राइट एंड इंश्योरेंस चार्ज बाई रिसीवर ने किया है तो 25,000 रुपये हम ऐड करेंगे, 95,000। अब ट्रेड डिस्काउंट जो 3% है वो एक्चुअल वैल्यू है जो 10 लाख उस पर मिलेगा। 10 लाख 3% 30,000 रुपये, 10,65,000 रुपये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। एक बार वर्किंग नोट पढ़ लेते हैं। धारा 15(2)(c) के तहत पूर्ति का मूल्य निर्धारण करने के लिए सम्मिलित व्यय बीजक मूल्य में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे तुलाई एवं लदाई के व्यय, प्राथमिक पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, डिजाइनिंग एवं इंजीनियरिंग के व्यय, निरीक्षण व्यय। तो ये हमने इंक्लूड इसमें पहले कर रखे थे, दोबारा इंक्लूड नहीं किए थे। चूँकि इनको पहले शामिल कर लिया गया था इसको इसमें कोई समझ नहीं किया है। उक्त व्यय की तरह धारा 15(2)(c) में स्थापना पूर्व के नियोजन संबंधी परामर्श शुल्क, कोई कंसल्टिंग फीस है, परीक्षण शुल्क जो टेस्टिंग चार्जेस है, सुरक्षित परिवहन के लिए कोई विशिष्ट पैकिंग है, एजेंट को दिया गया कमीशन है, तो इसको हम इंक्लूड कर देते हैं। तो हमने इसने इंक्लूड कर दिया है। पूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किए गए CGST SGST के अलावा कोई कर है तो उसको हम बीजक मूल्य में जोड़ देंगे। भाड़ा एवं बीमा जो पूर्तिकर्ता का है चुका है उसने प्राप्तकर्ता ने, तो उसको भी हम बीजक में शामिल कर लेंगे। कोई विलम्ब पर भुगतान करने के लिए ब्याज कोई लगाया है, विलम्ब कोई अर्थदंड लगाया है तो उसको भी हम बीजक में जोड़ लेंगे। इसने जोड़ा है 15,000 रुपये। धारा 15(2)(e) के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि सम्मिलित नहीं किया गया, सरकार के अलावा जो भी सब्सिडी है वो ले लेंगे, तो 40,000 रुपये सब्सिडी अदर की थी वो हमने ऐड कर दी। और 3% दर से बट्टे की राशि धारा 15(3)(a) के तहत घटाया गया है तो हमने घटा ली। तो धारा 15 के तहत हमने आज कर लिया। अगले क्लास में हम रूल 27 से 35 के बारे में पढ़ेंगे।